मजबूर, मजदूर, कंधे पर बच्चा, हाथ में पोटली, फटे कपड़े, नंगे पैर, पैर में छाले, छालों से रिश्ता पानी और खून, माथे से गिरता पसीना, पथराई आंखें, बदहवास हाल, साथ में बीवी, पैर घसीट कर चलती हुई और एक बूढ़ी मां जो चल कैसे रही है, यही हैरत की बात है। यही हाल उसके बूढ़े बाप का भी है। ये एक परिवार है, उसके पीछे ऐसे ही सैकड़ों हजारों परिवार हैं, कतार लगाकर, एक के पीछे एक, ऐसी कतार जो टूटती ही नहीं, और कतार में चलता हर शख्स कातर है। हर परिवार के पास एक कहानी है, कहानी में दर्द है, चले जाने की ठेस है, नौकरी से निकाले जाने की पीड़ा है, मकान मालिक के जुल्म, उसके दिए धक्के, और कदम कदम पर जलील होने का एहसास है। सड़क पर भी सितम है, आग उगलता सूरज है, बच्चे का कुमलाता चेहरा है, पुलिस वालों के डंडे हैं, ट्रक वालों की लूट है, कुछ फोटो आकांक्षी दानवीर समाज सेवियों की कृपा भी है। आज खत्म हो रहे लॉकडाउन 3 की कहानी के केंद्र ये मजदूर ही रहे हैं। इन्हें जितना नजरअंदाज किया गया, उतना ही पावरफुल तरीके से इनकी तस्वीर उभरती गई। इस तस्वीर ने सिस्टम की बेदर्दी को बड़ी बेरहमी से बेपर्दा किया, समाज की संवेदना को किसी शक्तिशाली भूकंप की तरह हिलाकर रख दिया, कई आंखों में सुनामी ला दी। कहानियां और भी थी, और सिस्टम की कोशिश भी यही थी कि ध्यान उन कहानियों पर ही रहे। कोरोना वायरस का बढ़ता कहर, मरीजों की संख्या में बढ़ोतरी, भारत में चीन से ज्यादा पॉजिटिव केस होना, अमेरिका और चीन की सनसनीखेज मुंहजोरी, आरोपों का अंतहीन सिलसिला, करीब 7 हफ्ते बाद खुले शराब के ठेके और उन पर उमड़ी लोगों की भीड़, सरकार की ओर से घोषित 20 लाख करोड़ रुपए का आर्थिक पैकेज। मुख्य धारा का मीडिया इन्हीं खबरों तक फोकस रखने की कोशिश में था, लेकिन मजबूर मजदूरों ने सेंटर स्टेज हासिल कर लिया। महाराष्ट्र से घर लौटने के रास्ते में चलते हुए थक कर चूर होकर पटरी पर सोए और हमेशा के लिए सोते रह गए मजदूरों की बदकिस्मती, रेल की मनहूस पटरी पर दर्द की कहानी सुनाने के लिए बची रह गई रोटियां, सोशल मीडिया पर बार बार घूमती उन रोटियों की तस्वीरें, सड़क पर उमड़ा मजबूर मजदूरों का सैलाब, उन पर टूटे सितम की कहानियां हर बड़ी खबर से बड़ी हो गई। जनता कर्फ्यू और लॉकडाउन एक में घंटे घड़ियाल बजवाने और दिया बाती जलाने वाली सरकार लॉकडाउन 2 में भी तारीफ ही हासिल कर रही थी कि उसने लॉकडाउन के जरिए भारत को बचा लिया है। लेकिन लॉकडाउन 3 में कहानी के प्लॉट से उसकी पकड़ छूट गई। इस बार किरदार ही कथाकार बन गए, और ये वो किरदार थे जिन्हें हर कोई एक्स्ट्रा ही समझ रहा था। इनके ही नाम पर फंड जुटाए जा रहे थे, इनके लिए ही धर्मादे वाले भोजनालय खोले गए थे। लेकिन जब ये सड़क पर उतरे तो हर किसी की कलाई खुलने लगी। मौजूदा सरकार ने 6 साल में सबसे मुश्किल सवाल और सबसे ज्यादा आलोचना इस दौरान ही झेली। चौकीदार और मजदूर नंबर 1 होने का ऐलान करते हुए करोड़ों लोगों की तालियां बटोरने वाले नेताओं को इन मजदूरों ने अजब सी मुश्किल में ला दिया। ट्रेन में सफर के लिए इनसे पैसे मांगने के बाद सफाई देनी पड़ी कि यात्रा की सब्सिडी तो सरकार उठा रही है। सफाई देनी पड़ी कि सरकार ने इनके खाने पीने ठहरने और इधर से उधर तक पहुंचने के इंतजाम किए हैं। इन्हें सड़क पर पैदल चलने की जरूरत नहीं है। लेकिन मजदूरों की कहानियों के आगे ये हर कोशिश खोखली ही लगी। इसने ये भी साफ कर दिया कि दावा चाहे जितनी बुलंद आवाज में किया जाए, लेकिन किसी एक महामानव का इकलौता कंधा करोड़ों लोगों का बोझ अकेले नहीं उठा सकता है।
लेकिन सवाल ये भी उठा कि किसी अकेले को ये कोशिश क्यों करनी चाहिए। वो सारे सांसद, विधायक, सभासद और ग्राम प्रधान, वो सब कहाँ हैं? कोई क्यों दिखाई नहीं पड़ा? कोई क्यों सड़क पर नहीं उतरा? किसी ने क्यों इन्हें सुरक्षित इनके घर तक पहुंचाने की जिम्मेदारी नहीं ली? पक्ष और विपक्ष टीवी, स्टूडियो और सोशल मीडिया तक ही छाती पीटते क्यों रह गए? मुश्किल की इस घड़ी में कोई रहनुमा सामने क्यों नहीं आया? क्यों 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 और बहुत सारे क्यों, अनगिनत क्यों। सड़क पर निकले मजदूरों के साथ उन्हें टीवी स्क्रीन पर देखते बहुत सारे लोग इन्हीं क्यों का जवाब चाहते हैं। लेकिन ये सवाल बने रहेंगे। तस्वीर का रुख बदला भी जा सकता था, बशर्ते संवेदनाएं सिर्फ हवाई न होती। युगांधर के महामंत्री श्री महेंद्र सिंह जी ने याद दिलाया है कि सावन के महीने में कांवड़ियों के लिए जगह जगह रुकने, ठहरने, खाने पीने के इंतजाम किए जाते हैं। जरूरत के मुताबिक उन्हें गाड़ी और एम्बुलेंस भी मुहैया कराई जाती है। तो इस बार ऐसा क्यों नहीं हो पाया? अगर चंद लोगों ने भी ऐसी कोशिशें शुरू कर दी होती तो हालात बहुत अलग होते। खैर, अभी कहानी पूरी नहीं हुई है। सोशल मीडिया पर संवेदना जताने वाले और अपनी आंखों से आंसू गिरने का दावा करने वाले सतर्क और तैयार रहें। उनकी दानवीरता के दावे भी कसौटी पर लगने वाले हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO ने आशंका जाहिर की है कि हो सकता है कि कोरोना वायरस कभी खत्म न हो, यानी हमें उसके साथ ही जीना हो। ऐसे वक्त में बहुत से लोगों को बड़ा दिल दिखाना होगा। जिनके पास क्षमता है उन्हें दूसरों की मदद के लिए तैयार होना होगा। अभी जो तस्वीर उभरी वो सिर्फ सरकार की नाकामी की नहीं है। सरकार को लगातार कोसने वाले विपक्ष की जवाबदेही भी बनती है। लेकिन विपक्ष भी चाहता तो सारा बोझ उठा पाता, ऐसा फिलहाल नहीं दिखता। लेकिन समाज को तैयार किया जाता तो मुश्किल चुटकियों में हल की जा सकती थी। समाज के पास ही वो ताकत है जिससे किसी भी सरकार को शक्ति मिलती है। ये बात अलग है कि शक्ति मिलने के बाद सरकार भले ही उस समाज की अनदेखी शुरू कर दे, जनता को भुलाना शुरू कर दे, लेकिन समाज के पास अपूर्व, असीमित और अनंत ताकत है। बस जरूरत एक कड़ी तैयार करने की है। छोटे शहरों और गांवों में कई साधु संत समाज के भरोसे ही जीवन यापन करते हैं। हर दिन माताएं जब भोजन बना लेती हैं तो साधुओं की टोली निकलती है। हर घर के आगे कीर्तन करते हुए वो कुछ वक्त के लिए ठहरते हैं। बच्चे या माताएं घर के बाहर आते हैं। घर में बनी रोटी, दाल, चावल, सब्जी साधु को देते हैं। साधुओं की टोली आगे दूसरे घर की तरफ बढ़ जाती है। साधु को रोटी देने में न माताओं ने कभी गर्व किया और न हर दिन रोटियां लेने वाले साधुओं में ऋणी होने का कोई भाव आया। न किसी पर कोई बोझ पड़ा और न ही किसी को ये लगा कि वो कहीं भूख से दम न तोड़ दे। समाज में वो शक्ति है जो हजारों, लाखों नहीं, करोड़ों निराश्रितों का पेट भर सकती है। सरकारों के गोदाम अनाज से भरे रहते हैं, लेकिन तब भी लोगों के भूख से मर जाने की खबरें आती हैं। लेकिन समाज ऐसा नहीं होने दे सकता, क्योंकि समाज को न टैक्स चाहिए और न ही ऐसा श्रेय जिसे वोटों की फसल तैयार करने के लिए खाद की तरह इस्तेमाल किया जा सके। उसे तो अपने इर्द गिर्द खुशी का एक भाव चाहिए। हम खुश हैं, हमारे आसपास भी सब खुश हैं। लोग अब भी मदद के लिए तैयार हैं। वो मदद ऑफर भी कर रहे हैं। बस जरूरत है कि कोई आगे आए, एक शुरुआत करे और कड़ी बनती चली जाएगी। अगर आप सिर्फ पैसे मांगेंगे तो हो सकता है कि आपको कुछ ही लोगों से मदद मिल पाए, लेकिन अगर आप ज़रूरत के सामान इकट्ठा करना चाहेंगे तो भंडार के भंडार भर जाएंगे। मदद मुहैया कराने के लिए भी ट्रेनिंग की ज़रूरत है। खासकर आपदा के समय कैसे किसी की मदद की जाए, ये सीखना और सिखाना बहुत ज़रूरी है। कुछ बरस पहले की सच्ची घटना है। एक होटल में आग लगी। होटल में दो तरह के लोग रुके हुए थे। एक वो लोग थे जिन्होंने ट्रेनिंग ली थी कि आग लगने की स्थिति में उन्हें क्या करना चाहिए। दूसरे वो लोग थे जिनके पास कोई ट्रेनिंग नहीं थी।
और वहां जो हताहत हुए उनमें ज्यादातर वही थे जिनके पास फायर सेफ्टी को लेकर कोई ट्रेनिंग नहीं थी। जिनके पास ट्रेनिंग का अनुभव था वो जानते थे कि बचने के लिए क्या करना है। उन्होंने अपने कमरे की बेडशीट को पानी से गीला किया और कमरे के दरवाजे और खिड़कियों की वो दरारें जहां से धुआं आ रहा था, उन्होंने गीली चादरों को वहां लगाकर बंद कर दिया और खुद जमीन पर लेट गए। उन्हें जानकारी थी कि धुआं ऊपर की ओर ही उठता है। ऐसे में उनका दम नहीं घुटा और जो लोग ट्रेन नहीं थे वो बदहवास यहां वहां भागने लगे, लेकिन अपना नुकसान नहीं टाल सके। अब बात एकजुटता की। एकजुटता क्या कमाल कर सकती है, इसकी तमाम कहानियां हम सब ने कई बार सुनी है। खासकर उस गरीब किसान की कहानी जिसके 4 बेटे थे, लेकिन चारों एक दूसरे से लड़ते झगड़ते रहते थे। किसान के लाख समझाने पर भी वो मानते नहीं थे। जब किसान का आखिरी वक्त आया तो उसने अपने बच्चों को एक अलग तरीके से एकजुटता का फायदा सिखाने की कोशिश की। उसने चारों बच्चों से कहा कि वो एक एक लकड़ी लाएं और उसे तोड़कर दिखाएं। चारों ने बड़ी आसानी से लकड़ी तोड़ दी। इसके बाद किसान ने चारों से कहा कि वो सारी लकड़ियों का गट्ठर बना दें और उसे तोड़ें। बहुत शक्ति लगाने के बाद भी चारों में से कोई भी उस गट्ठर को तोड़ नहीं पाया। अभी हम सभी एक एक लकड़ी की तरह बिखरे पड़े हैं, तो मुश्किलों के पंजे हमारे मनोबल को आसानी से तोड़ रहे हैं। क्या हम एकजुट हो सकते हैं, इकट्ठे हो सकते हैं, एक गट्ठर बन सकते हैं? यकीन मानिए, उसके बाद कोई भी मुश्किल, उसके कितने भी क्रूर पंजे हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। हाँ, हमें सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखना है। दूरी रखते हुए भी एकजुटता कायम की जा सकती है। कोशिश करके तो देखिए। जय युगांधर, जय श्री कृष्ण।